हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। आज हम बात करते हैं नहीं हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसमें अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर चल रहा है। दोस्तों आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे और इसमें अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया यानी अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया देखते हैं कि अम्ल क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों देखिए यानी हेडिंग डाल सकते हैं कि आप अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया यानी अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया है। तो दोस्तों पढ़ेंगे, देखो जब भी अम्ल व क्षार यानी क्या है लिख रहा, जब भी अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण के साथ जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी आप समझेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे क्या है, क्या कह रहा कि जब भी अम्ल, दोस्तों अम्ल ले लीजिए, आप कोई सा भी अम्ल ले लीजिए, HCl ले लीजिए दोस्तों, HCl ले लीजिए, CH3COOH ले लीजिए, कोई सा भी ले लिए। तो जब भी अम्ल व क्षार यानी क्षार में केस क्या नाम लगेगा, KOH ले लिया, NaOH ले लो, कोई सा भी ले लो। जब भी अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण के साथ यानी लवण का निर्माण तो होगा, साथ में जल का निर्माण भी होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में यानी पूछने की संभावना है कि पूछ लेगा कि एक नंबर में पूछ लेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैंने बताया कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे यानी जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक तो हमारा लवण का निर्माण होगा और साथ में क्या, साथ में जल का निर्माण होगा। दोस्तों मैंने इतना पढ़ा है कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। अब आप अम्ल कोई सा भी ले लीजिए, जैसे हम ले लें, हम अम्ल कोई सा भी ले लें, जैसे ले लें HCl। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोस्तों इसका नाम भी लिखते चले साथ के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार दोस्तों कोई सा भी क्षार ले लीजिए, दोस्तों ले लें क्षार NaOH। NaOH का मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने क्या बताया, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का। तो HCl देखो दोस्तों, इससे Na निकलेगा, इससे Cl निकलेगा, तो क्या बना NaCl। NaCl का तो जो हमारा NaCl होता है वो होता है हमारा नमक। NaCl क्या होता है, नमक। हम दोस्तों NaCl को नमक भी कहते हैं। और दोस्तों अगर आप इसका वैसा नाम लिखना तो Na का नाम क्या है, सोडियम, और दोस्तों Cl का मतलब क्या है, क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड और साथ में जल का मतलब H2O यानी जल का निर्माण होता है। देखो एक H तो ये रहा, एक H रहा, 2 और एक ऑक्सीजन होता है, H2O बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो दोस्तों आप समझेंगे क्या कह रहा, मैंने बताया कि जब भी अम्ल का मतलब अम्ल दोस्तों अम्ल और क्षार, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण के साथ जल का निर्माण होता है। जैसे HCl और NaOH ने मिलकर अभिक्रिया करी तो NaCl का निर्माण हुआ, जिसे हम नमक कहते हैं यानी लवण कहते हैं, वो साथ में जल का निर्माण भी होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आपको ध्यान रखना है कि एक अभिक्रिया और कर लेते हैं। जैसे दोस्तों एक अम्ल का उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे HNO3। HNO3 हमारा क्या है, HNO3 हमारा एक वो है अम्ल है, इसे क्या बोलते हैं, HNO3 का जो सूत्र है दोस्तों नाइट्रिक, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। अगर आप इसे नाइट्रिक अम्ल बोल दे तो सोडियम नाइट्रेट भी हाइड्रोजन नाइट्रेट भी बोल सकते हैं। और साथ में क्या लेंगे, कोई सा भी क्षार ले लीजिए दोस्तों, जैसे हम NaOH ले लेंगे, तो क्या होगा, किस चीज़ में टूटेगा, देखो दोस्तों ऐसे Na निकलेगा और ऐसे NO3 निकलेगा, तो क्या NaNO3 क्या बना है, सोडियम। Na का मतलब क्या होता है दोस्तों, Na का मतलब होता है सोडियम और NO3 का मतलब क्या होता है, नाइट्रेट। ये क्या, सोडियम, जो बिल्कुल ऊपर नाम लिखे दोस्तों सेम टू सेम ऐसे नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना, साथ में जल का निर्माण होगा H2O। तो आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण होगा। जैसे आपने देखा कि HNO3 ने और NaOH ने क्रिया की तो सोडियम नाइट्रेट बना और H2O का मतलब नहीं जल बना। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये हमारा होता है लवण।
क्या होता है हमारा लवण। तो दोस्तों ये चीज़ जो मैंने आपको इस पेज पे समझाई, ये सारी ये चीज़ मैंने इस पेज पे लिख रखी। कैसे? जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण के साथ जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना कि जब भी अम्ल जैसे HCl और NaOH ने करी तो NaCl बना, जिसे हम नमक बोलते हैं, और H2 यानी जल का निर्माण होता है। तो जब भी अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, साथ में जल का निर्माण भी होता है। जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3 जैसे नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ये क्या है NaOH यानी क्षार है। जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक लवण बनेगा और साथ में जल का निर्माण होगा। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगली अभिक्रिया क्या है। दोस्तों जैसे अगली अभिक्रिया दे रखी कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, यानी धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? जब भी अम्ल व धात्विक ऑक्साइड से जब भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ, दोस्तों अम्ल नहीं बस यहाँ है, जब भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ में जल का निर्माण होता है। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? यानी दोस्तों कोई धातु होगी और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसे धात्विक ऑक्साइड कहेंगे ना। तो आप अगली हेडिंग डालेंगे कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो जब भी अम्ल और धात्विक ऑक्साइड, कोई सा भी धात्विक, जैसे दो धातु कौन सी, सोडियम NO भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, यानी जब भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ में जल का निर्माण होता है। बहुत आसान है, कुछ नहीं, क्या करेंगे, जैसे हमारा अम्ल ले लेंगे। अम्ल क्या है हमारा? जैसे दोस्तों हम HCl ले लेंगे, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड का मतलब है यानी जो हमारा धातु और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो। जैसे दोस्तों हम क्या ले लें, CuO ले लें। CuO का मतलब क्या दोस्तों? Cu का मतलब धातु है, यानी कॉपर एक धातु है और वो ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड है। तो क्या बनेगा दोस्तों? इससे Cu निकलेगा और इससे Cl निकलेगा। तो क्या बनेगा? CuCl2 और प्लस में दोस्तों एक ऑक्सीजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, तो हम क्या बना लेंगे? इसे H2O बना लेंगे। अब दोस्तों इसे बैलेंस कर लेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया, पर सीख लीजिए। देखो हाइड्रोजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2, तो दोस्तों यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो बताइए कि हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए। Cl यहाँ 2 है, देखो दोस्तों ये इससे इनका इससे मकसद होता है, तो Cl 2 है और यहाँ भी Cl हमारे 2 हैं, Cl भी बैलेंस है। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, नहीं बैलेंस है। तो जब भी यानी अम्ल, आप यहाँ लिख लेंगे अम्ल धात्विक ऑक्साइड, यानी धातु होगा, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है हमारा? धातु ऑक्साइड। यानी जब भी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा दोस्तों क्या लिखा? लवण। तो लवण के साथ जल का निर्माण होता है, तो क्या बनेगा दोस्तों? लवण। इसे क्या बोलेंगे? लवण और साथ में जल। ये सब हमारे ऊपर बने हुए हैं दोस्तों, आप इन्हें देख सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ बनी है। यानी मैंने बताया कि जब भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और साथ में जल का निर्माण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है दोस्तों, आप इसे नोट करके रख लीजिए, इन सबको यानी लिखते रहिए अपनी कॉपी में। अब देखेंगे दोस्तों अगली अभिक्रिया है क्या करा दोस्तों। अब करते हैं अगला टॉपिक के पास चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। जैसे दोस्तों इसमें दे रखा कि क्षार की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी हेडिंग है क्या? तो अब तो अम्ल ने उसके साथ अभिक्रिया, अब क्षार के साथ भी तो देखेंगे दोस्तों। क्षार के साथ क्या करा? देखिए जब क्षार धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ जल का निर्माण होता है। तो जैसे दोस्तों अम्ल ने करी ना, सेम टू सेम बिल्कुल क्षार भी इसी तरह से अभिक्रिया दिखाता है। यानी जिस तरह से अम्ल ने अभिक्रिया करी उसी तरह से क्षार भी दोस्तों तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी क्षार धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ में जल का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों पिछली अभिक्रिया है सेम टू सेम, ये वाली अभिक्रिया भी ऐसी है कि जब भी क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ में जल का निर्माण होता है। अब दोस्तों देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है पीएच स्केल या पीएच पैमाना। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल या पीएच पैमाना, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है दोस्तों। जैसे वह स्केल जिसका उपयोग विलयन, क्या दोस्तों? वह स्केल जिसका उपयोग विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है तथा बीच में 7 लिखा होता है। यानी दोस्तों हल्का सा पीएच के बारे में इसमें दे रखा कि पीएच स्केल क्या होता है। यानी वह स्केल जिसका उपयोग यानी पीएच स्केल का उपयोग किस में करेंगे? विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। दोस्तों कोई किसी बीकर में कोई विलयन भरा हुआ है, कोई बीकर लीजिए, जैसे दोस्तों कोई बीकर लीजिए इस तरह का, और दोस्तों इसमें कोई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भरी हुई है, यानी H+ के अणु हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। तो इसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल यानी
करने के लिए किया जाता है, यानी इसके आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या जाता है इसका उपयोग। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के बीच की संख्या अंकित होती है, इसमें 0 से लेकर 20 तक की 14 तक की संख्या अंकित होती है तथा बीच में 7 लिखा होता है। पीएच स्केल में आपसे पूछा है तो पीएच स्केल में बोल देंगे कि 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है तथा बीच में 7 लिखा होता है। अब देखते हैं कि पीएच स्केल के गुण। जैसे दोस्तों पीएच स्केल के गुण के बारे में बात करें तो ये देखो पीएच स्केल के गुण क्या होते हैं। यदि किसी विलयन में उपस्थित पीएच मान 7 हो तो वह उदासीन होगा। अगर दोस्तों 7 है, आपको ध्यान रखना कि अगर पीएच स्केल में अगर 7 है, अगर पीएच मान 7 है, आपसे पूछ लेता है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह क्या होगा, तो ध्यान रखना पीएच मान 7 पे क्या होता है, उदासीन। तो क्या लिखेंगे, उदासीन होगा। 7 पे क्या आता है, उदासीन। तो आप ध्यान रखना कि अगर 7 है तो उदासीन होगा। अगर पीएच मान 7 से कम, 7 से कम है तो क्या होगा, अम्ल होगा। अगर पीएच मान 7 है उदासीन, 7 से कम है तो अम्ल। अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा, अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, फिर होगा हमारा क्षार। इसे बोल सकते हैं अम्लीय, अम्लीय। उसे क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं क्षारीय। क्या बोलते हैं, अम्लीय क्षारीय। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी मैंने बिल्कुल सेम टू सेम वही पॉइंट लिखे जो मैंने आपको बताया। यदि किसी विलयन में उपस्थित पीएच मान 7 हो, अगर पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा। अगर 7 है तो उदासीन होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। यानी दोस्तों जो मैंने यहाँ लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर पीएच मान 7 है उदासीन, 7 से कम है अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। आपको बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर पीएच मान 7 है उदासीन, 7 से कम है अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। ये भी मैंने दोस्तों पॉइंट लिख रहे हैं, पीएच मान 7 उदासीन, पीएच 7 से कम अम्लीय, पीएच 7 से अधिक तो क्षारीय। अब दोस्तों देखते हैं कि पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग, यानी जो हम दैनिक जीवन है हमारा उसमें पीएच स्केल का हम कैसे कैसे उपयोग करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग, यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच मान के क्या क्या उपयोग होते हैं वो उपयोग लिखेंगे। तो पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग आप नंबर 1 करके डाल सकते हैं। दोस्तों आप एक नंबर 1 करके डाल सकते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच पैमाने के महत्व इस प्रकार है। यानी दोस्तों एक नहीं, अभी तो बस आप हेडिंग डालेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच पैमाने के महत्व इस प्रकार है। अब दोस्तों कौन कौन से महत्व है उन्हें देखेंगे जैसे करके। दोस्तों नंबर एक दे रखा है कि पीएच पैमाने का उपयोग अम्लीय वर्षा की जांच के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर कहीं अम्लीय वर्षा होती है तो उसकी वर्षा की जांच के लिए किया जाता है कि उसका पीएच मान कितना है, 7 है, 7 से कम है, 7 से ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि पीएच पैमाने का यानी पीएच पैमाने का उपयोग बताइए, तो दोस्तों आप बता देंगे कि पीएच पैमाने का क्या उपयोग होता है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। उसके बाद में नंबर 1 हो गया। उसके बाद नंबर 2 देखेंगे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मिट्टी का पता लगाने के लिए, मिट्टी में कितनी उपजाऊ शक्ति है उसे पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, हमारे पाचन तंत्र में, दोस्तों जो हमारा आमाशय होता है, जो हमारा पेट होता है, उसमें अम्लों की जानकारी के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं कि आप बताएंगे कि जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारे पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित अम्लों की जानकारी के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पीएच पैमाने का उपयोग अम्लीय वर्षा की जांच के लिए किया जाता है। नंबर 2, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। और नंबर 3, हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित अम्लों की जानकारी के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो यानी यही लिखा हुआ है, हमारे पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप क्या नाम लिख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन। हमारे पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है और अम्लीय वर्षा में H2SO4 व HNO3 शामिल होते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि अम्लीय वर्षा कौन कौन से अम्ल की होती है, तो ध्यान रखना इसमें H2SO4 और HNO3 उपस्थित होता है। तो अम्लीय वर्षा में H2SO4 व HNO3 शामिल या उपस्थित होता है। तो दोस्तों पीएच पैमाने के दैनिक जीवन में उपयोग भी आपके समझ में आ गया होगा कि पीएच पैमाने का दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करते हैं। यानी नंबर 1 था कि पीएच पैमाने का उपयोग अम्लीय वर्षा की जांच के लिए किया जाता है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसकी जांच के लिए। नंबर 2, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का पता लगाने के लिए। और नंबर 3, हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित अम्लों की जानकारी के लिए भी पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जैसे मैंने पीएच स्केल की एक टेबल बनाई कि अगर हमारी पीएच स्केल ऐसा है, दोस्तों पीएच स्केल की एक टेबल है, आप भी इसे टेबल को नोट कर सकते हैं कि देखिए अगर
दोस्तों आप भी, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है टेबल, कि आप भी सब बना लीजिए। जैसे यानी मैं ऐसे लेके, मैंने क्या लिखा इस पर, मैंने लिखा कि इस पर 0 से लेकर 7 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 और 14। मैंने बताया कि 0 से लेकर 14 तक इस पर संख्याएं अंकित होती हैं। अगर दोस्तों यहाँ की बात करें, जो यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा उदासीन। उदासीन का मतलब उन पर कोई भी आवेश नहीं होता। क्या होता है? उदासीन। दोस्तों अगर हम इधर की बात करें, मैंने बताई थी अगर 7 से कम, अगर हमारा 7 से कम है तो 7 से कम पे क्या होगा, 7 से कम है तो दोस्तों इधर को चलेंगे तो क्या होगा, अम्लीय। 7 से कम अम्लीय। और दोस्तों अगर 7 से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, फिर होगा क्षारीय। दोस्तों पीएच स्केल की इस तरह से एक टेबल पूछ लेता है तो आप इस टेबल को भी चाहे बना सकते हैं कि अगर हमारा 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। दोस्तों सेम टू सेम मैंने टेबल बना रखी है कि अगर 7 पे है हमारा, दोस्तों जैसे 7 पे है यहाँ, तो 7 पे क्या होगा, 7 पे हमारा उदासीन होगा। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा हमारा, 7 से ज़्यादा होगा तो हमारा क्षारीय होगा। तो आप ये भी ध्यान रखना कि अगर हमारा क्या है कि यानी पीएच पैमाने की टेबल कैसे होती है, अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, और 7 पे है तो उदासीन। दोस्तों बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा दोस्तों कई बार पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा कैसा होता है। दोस्तों आपको चित्र दिख रहा होगा कि एक बीकर है दोस्तों, एक बीकर के अंदर एक तो एनोड की छड़ लगी हुई है, कैथोड की, एनोड की और कैथोड की। दोस्तों आप इस चित्र को बना सकते हैं, या मैं इस चित्र का जो पीडीएफ है यानी वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। वो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये है, हमारा एक बीकर है, उसमें एक तो एनोड की छड़ लगाई, एक मैंने कैथोड की छड़ लगाई, और उसे मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। दोस्तों ये एक बैटरी से जोड़ दिया इसमें, और मैंने इसमें NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मैंने भर दिया। सोडियम क्लोराइड का मैंने इस पर जलीय विलयन भर दिया। अब दोस्तों देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं इसे, यहाँ देखो क्या है, जब सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन, जब सोडियम क्लोराइड के दोस्तों जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड ही तो है, ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन तो है। यानी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है दोस्तों, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का ध्यान रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है ना दोस्तों हमारा, वो होता है हमारा NaOH। क्या NaOH, तो यही है कि क्या करा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा, तो इसमें मैंने यही लिखवा रखा, आप देखेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जो सोडियम क्लोराइड है उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया में क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरीन गैस को क्लोर गैस ही बोलते हैं। क्लोर गैस का निर्माण Cl2 का निर्माण तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH क्या हमारा दोस्तों, हम NOH पढ़ गए, NOH हमारा क्षार, NOH का निर्माण होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों कुछ नहीं, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं बताऊँगा क्या है, आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेंगे, यानी तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेंगे तो क्या होगा इसमें दोस्तों, NaCl का हम इसमें जलीय विलयन लेंगे। तो दोस्तों जैसे हम इसमें घेरेंगे तो इसमें हम एक जो एनोड हमारा प्लस है और कैथोड हमारा क्या माइनस सिरे से जोड़ देंगे। तो दोस्तों क्या होगा, इसमें जैसे हम बैटरी है तो दोस्तों करंट ही बहेगा। तो दोस्तों जैसे इसमें करंट बहेगा तो जो हमारा NaCl होता है ना दोस्तों, हमारा जो NaCl होता है, यानी दोस्तों NaCl, तो NaCl की एक खासियत होती है कि NaCl टूट जाता है, काय में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में, NaCl प्लस Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। और इसके बाद में हमारी इसमें कुछ और भी होगा, क्या हमने डाला कि इसका जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब तो जल भी कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में। तो आपको पता है कि प्लस माइनस की ओर की तरफ भागेगा। तो दोस्तों ये बताओ कि OH माइनस की OH यानी OH Na की तरफ भागेगा और इसके साथ भागेगा तो किसका, NaCl का, यानी Cl का निर्माण होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। अब मैं बताऊँगा कैसे दोस्तों, यानी ये Cl है नहीं, ये HCl की तरफ को नहीं भागता है, यानी ये अलग गैस यानी अलग में बनता है, इससे मैं बताऊँगा कैसे।
क्लोर क्षार प्रक्रिया दोबारा देखो। मैंने बताया कि एक बीकर में हमने किसका, एक तो NaCl, NaCl का मतलब क्या दोस्तों, NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl और हमारा H2O, NaCl प्लस H2O को मैंने डाला और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा का मतलब दोस्तों मैंने ये बैटरी से जोड़ा ना, बैटरी, ये विद्युत धारा ही तो है। तो दोस्तों यहाँ से तो Na निकलेगा और दोस्तों यहाँ से OH, क्योंकि जो अगर मैं H2O को तोड़ लूँगा तो H2O कैसे टूटेगा, एक तो H प्लस टूटेगा और OH माइनस में। मैं NaCl को तोड़ा लगूँ तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में, ऐसा तो टूटेगा। तो दोस्तों यानी Na प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, OH पे भी माइनस होता है, तो क्या होगा, ऐसे तो Na और यहाँ से OH, क्योंकि माइनस प्लस की ओर भागेगा तो क्या मिलेगा, NaOH का निर्माण होगा। NaOH का निर्माण होगा, यानी जिसे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण ही पढ़ रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। साथ में किसका निर्माण हुआ, साथ में दोस्तों एक तो H ये है, एक और H हो जाएगा तो क्या, यानी H2 का निर्माण होगा। और बताया कि साथ में Cl, Cl का मतलब Cl2 का निर्माण हो जाएगा, Cl2 का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों अब इसे बैलेंस करना, देखिए Na कितने हैं, Na1 Na1, Cl कितना, Cl1, लेकिन Cl2 है, तो दोस्तों यहाँ भी हम 2 लगा देंगे तो क्या होगा हमारा, अब हमारे Cl तो 2 हो गए, लेकिन हमारे अब Na भी यहाँ 1 है, यहाँ Na2, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, लेकिन हाइड्रोजन 2 तो यहाँ है और 2 यहाँ है, 4 है, तो 2 हम यहाँ लगा देंगे, तो हाइड्रोजन भी हमारे 4 हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की दोस्तों, ऑक्सीजन हमारे यहाँ 2 है और दोस्तों यहाँ भी हमारे ऑक्सीजन 2 है, यानी हमारी सारी चीज़ बैलेंस होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्यों क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये होता है हमारा क्षार, और जो Cl होता है वो क्या होता है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन। तो इसे क्लोरीन को क्या बोलते हैं, इसे क्लोरीन को क्लोर भी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना कि क्लोरीन को क्या क्लोर ही बोलते हैं, और क्षार तो क्षार है ही है। तो इसमें हमारा सोडियम क्लोराइड, और जब भी हम जल को सोडियम क्लोराइड के विलयन को यानी हम जल में घोलेंगे तो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, साथ में क्लोरीन गैस ही बनेगी, जिसे हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में क्लोरीन गैस के कुछ उपयोग भी हैं, पढ़ेंगे क्लोरीन गैस के कुछ उपयोग या क्लोरीन के कुछ उपयोग। नंबर 1, जल को स्वच्छ बनाने में। दोस्तों जो हमारा क्लोरीन होता है उसका उपयोग किस में होता है, जल को स्वच्छ बनाने में। स्वच्छ का मतलब दोस्तों जल को सुंदर बनाने में। नंबर 2 लिख सकते हैं कि स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने में, यानी जो Cl होता है यानी क्लोरीन होता है उसका उपयोग स्विमिंग पूल में जो पानी होता है ना उसको साफ करने में भी किया जाता है। नंबर 3, PVC के पाइप बनाने में, यानी जो हमारा क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन है, इसका उपयोग PVC के पाइप, PVC का पाइप, PVC की फुल फॉर्म भी लिख लेना दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल दोस्तों ये वाई है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो दोस्तों क्लोराइड नहीं क्लोरीन, पॉलीविनाइल क्लोरीन, ये हमारी PVC की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो हमारे 1 नंबर के आते हैं ना बहुविकल्पी क्वेश्चन, यानी उनमें पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखना कि PVC की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नंबर 3 है कि रोगाणुनाशक के रूप में, जो PVC का प्रयोग होता है उस किसमें, रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है, यानी PVC का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हाइड्रोजन के उपयोग। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग आजकल ईंधन के रूप में भी हो रहा। नंबर 2, खाद बनाने में, यानी दोस्तों जो हमारा ये है हाइड्रोजन, इसका उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। और नंबर 4 है मार्गरीन बनाने में। दोस्तों मार्गरीन होता है जो हम ब्रेड पर लगा के नहीं खाते बटर, उसे मार्गरीन बोलते हैं, तो मार्गरीन बनाने में भी किया जाता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में, खाद बनाने में और मार्गरीन बनाने में। आपको ये सारे उपयोग समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं कि NaOH के उपयोग। हमारा NaOH क्या होता है, उसके उपयोग दोस्तों धातुओं से ग्रीस हटाने में। जो हमारा NaOH होता है ना उसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में, जो हमारी धातु होती है ना उनसे ग्रीस हटाने में NaOH का उपयोग किया जाता है। तो आप लिखना है कि धातुओं से ग्रीस हटाने में। नंबर 2, साबुन या अपमार्जक का मतलब सरफ बनाने में भी तो NaOH का उपयोग दोस्तों कई बार पूछे है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार यानी 1-2 नंबर में आ जाता है कि NaOH के उपयोग बताइए। तो धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन या अपमार्जक बनाने में, कागज़ बनाने में और कृत्रिम फाइबर बनाने में। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये भी किसके NaOH के उपयोग है। तो दोस्तों ये सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि हमारी
अगली विधि अगला किसके बारे में पूछा, तो आप ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि Cl के उपयोग क्या है, यानी हाइड्रोजन गैस के उपयोग क्या है, NaOH के उपयोग क्या है। तो दोस्तों अगली देखिए कि विरंजक चूर्ण जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखिए तथा इसका रासायनिक सूत्र भी लिखिए तथा इसे लिखे, और दोस्तों इसे किस प्रकार बनाया जाता है वह इसके उपयोग भी लिखे। तो दोस्तों सब चीज़ लिखेंगे कि यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या पूछा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, इसका बहुत यानी रासायनिक नाम, इसे कैसे बनाया जाता है और इसके उपयोग वगैरह सब लिखे। तो दोस्तों देखेंगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, वह इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। यानी दोस्तों आप ध्यान रखना कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है दोस्तों कैल्शियम, क्या ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनेगा दोस्तों, जैसे अगर हम इसका इस रासायनिक नाम हो गया रासायनिक सूत्र Ca का मतलब होता है कैल्शियम, O का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन ऑक्सी, और Cl2 का मतलब होता है क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम पूछे, नाम क्या है इसका, ये तो नाम है, और अगर आपसे सूत्र पूछेगा तो सूत्र क्या है, ये वाला इसका सूत्र है। तो दोस्तों भी मैंने यहाँ भी ये चीज़ लिखवाई कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, वह इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। तो दोस्तों आप ये दोनों चीज़ नोट कर लेंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम Ca का मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन और क्लोराइड का मतलब Cl, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अब इसे बनाने की विधि है दोस्तों, बनाने की विधि व उपयोग है, लेकिन हम बनाने की विधि पढ़ेंगे। पहले बनाने की विधि और फिर उपयोग, यानी दोनों चीज़ एक साथ दे रखी, बनाने की विधि और उपयोग। या हम इसे बनाना और उपयोग भी देख सकते हैं, यानी कैसे बनाएंगे और उसके उपयोग, इसे बनाने की विधि और उपयोग देखेंगे कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। दोस्तों देखेंगे कैसे होता है निर्माण। देखो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या रहा है दोस्तों, देखो हमारा जो है ना Ca, आप ध्यान रखेंगे ये CaOH की होल ट्वाइस, CaOH की होल ट्वाइस, ये क्या होता है हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना। इसे हम लिख लेंगे कि शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस यानी Cl2 की क्रिया कराने पर, तो दोस्तों हमें किस की ज़रूरत है, हमें एक तो C की ज़रूरत है, तो हमें Ca की ज़रूरत है, Ca मिल गया हमें। उसके बाद एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो एक ऑक्सीजन लेंगे ऑक्सीजन, और एक Cl2 लेंगे Cl2। यही हमारा क्या होता है विरंजक चूर्ण जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। विरंजक चूर्ण कह रहा है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 होता है इसका नाम, इसे हम विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। अब क्या बचा दोस्तों हमारा, देखो दोस्तों अगर ये ब्रैकेट में ऐसा है तो इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं। तो अब हमारा ऑक्सीजन तो एक चला गया क्योंकि एक ऑक्सीजन तो यहाँ आ गया, अब 2 तो हाइड्रोजन बचे और एक ऑक्सीजन, तो मैं कैसे लिख दूँ, मैं लिख दूँ H2O, यानी जल का निर्माण होगा, साथ में जल का निर्माण होगा। तो दोस्तों जो चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई ना सेम टू सेम ये चीज़ यहाँ है। देखो शुष्क बुझा हुआ चूना, ये हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना है, शुष्क बुझा हुआ चूना ही तो है दोस्तों, ये शुष्क बुझा हुआ चूना। जब भी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस यानी Cl2 की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण हो गया दोस्तों। अब बाद में देखते हैं कि इसके उपयोग। दोस्तों ये अभिक्रिया यहाँ भी, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि CaOH की वोल्टेज पर जब Cl2 की अभिक्रिया करेंगे तो CaOCl2 का निर्माण होगा, साथ में जल का निर्माण भी होगा, अब दोस्तों ये सारी यानी इसके उपयोग देख लेते हैं कि इसके उपयोग कैसे कैसे। देखो नंबर 1 दे रखा कि उपयोग, हेडिंग डालेंगे कि उपयोग कैसे लिखेंगे उपयोग। नंबर 1 सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब दोस्तों जो क्रीम पाउडर ये सुर्गी वगैरह होती है सब इसी से ही बनती है। तो सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, यानी विरंजक चूर्ण का। और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2। दोस्तों विरंजक चूर्ण के उपयोग पूछ सकता है कि आपके एग्जाम में कि विरंजक चूर्ण के क्या उपयोग होते हैं, तो आप इसके उपयोग लिख सकते हैं कि इसके उपयोग कैसे कैसे हैं। इसके बाद में नंबर 2 विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में कपड़ों से
दोस्तों विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में कपड़ों से विरंजन के लिए किया जाता है। यानी दोस्तों कपड़ों से जो कलर वगैरह लग जाता है ना रंजक, तो उनके लिए किया जाता है। यानी जो कपड़ों पर कलर वगैरह चढ़ जाता है उसे हटाने के लिए किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में कपड़ों से विरंजन के लिए किया जाता है। नंबर 3, विरंजक चूर्ण का उपयोग, यानी जो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग रासायनिक उद्योग में अपचायक के रूप में किया जाता है। यानी जो हमारे रासायनिक उद्योग होते हैं ना उसमें विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, विरंजक चूर्ण का उपयोग जल में जीवाणु से मुक्त रखने के लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग जल को जीवाणु से मुक्त रखने के लिए किया जाता है या रोगनाशक के रूप में भी किया जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि जो विरंजक चूर्ण होता है उसका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। उसका उपयोग यानी एक तो सौंदर्य प्रसाधन, यानी जो क्रीम पाउडर वगैरह होता है इनके लिए किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। नंबर 2, विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। वस्त्र उद्योग का मतलब कपड़े उद्योग में भी किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग रासायनिक उद्योग में भी किया जाता है। यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग रासायनिक उद्योग में भी किया जाता है। और नंबर 4 है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग जल को, यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग जल को जीवाणु से मुक्त, यानी जल को जीवाणु से मुक्त रखने के लिए किया जाता है, रखने के लिए या रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। दोस्तों आप सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे लिख लेना। और नंबर 5 नोट करके लिखें, यह अभिक्रिया हेसन क्लेवर प्लांट में होती है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हेसन क्लेवर प्लांट है। तो दोस्तों अगर आपसे कभी पूछे कि यह अभिक्रिया कहाँ होती है तो आप ध्यान रखना कि जो विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया होती है कहाँ होती है, हेसन क्लेवर प्लांट में होती है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हेसन क्लेवर प्लांट है। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि यह अभिक्रिया हेसन क्लेवर प्लांट में होती है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हेसन क्लेवर प्लांट है। तो यानी मैंने आपको 2 अभिक्रिया पढ़ाई, एक तो NaOH, यानी अगर पूछे कि NaOH की अभिक्रिया कहाँ होती है, यानी NaOH की अभिक्रिया का नाम क्या है, तो उसका नाम है क्लोर क्षार प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट है क्लोर क्षार प्रक्रिया। और मैंने दूसरा लिखवाया कि CaOCl2 का मतलब विरंजक चूर्ण। तो इसकी यानी कौन सी में यह भी क्रिया हुआ है, हेसन क्लेवर, कौन सा, क्लेवर प्लांट। तो आपको ध्यान रखना कि यह अभिक्रिया हेसन क्लेवर प्लांट में होती है। तो NaOH की जो अभिक्रिया होती है, जो NaOH वाली होती है वो तो होती है क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा, और CaCl2 वाली होती है हेसन क्लेवर प्लांट में। तो यानी यह अभिक्रिया हेसन क्लेवर प्लांट में होती है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हेसन क्लेवर प्लांट है। तो दोस्तों आपको ये अभिक्रिया भी ध्यान रखनी है। दोस्तों ये जो मैं ये पॉइंट कराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में दोस्तों बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, सूत्र व लिखो वैसे कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों ये टॉपिक हम करेंगे अगले क्लास में। तो दोस्तों जो हमारी यह वीडियो है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे जो चैनल की प्ले लिस्ट है उसमें जा सकते हैं। और दोस्तों आप 10वीं की बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और 10वीं की दोस्तों अगर आप 12वीं में भी है तो 12वीं की भी हमारे चैनल पर तैयारी कराई जा रही है, तो आप उसमें भी अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई क्लास के साथ।